जय हिंद टू ऑल। आर के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। दोस्तों आर के क्लासेस सीजी कैट एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पर पहली क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे जिससे इनको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोर्स। दीज आर द ऑप्शंस, और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। हम देख सकते हैं जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। सपोज दैट एक मेज पर बुक रखी हुई है, अगर हम जब तक उसमें मतलब उसे फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे, जब तक हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या हो जाएगा, वो रेस्ट से मूव पोजीशन में आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए का सॉल्यूशन है। अब भी देख लेते हैं चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज दैट आपने देखा होगा जो हमारी साइकिल वगैरह हम कभी कभी चलाते हैं, जो साइकिल चलाते हैं अगर हमने उसमें ब्रेक लगा दी या कार में ब्रेक लगा दी अपनी में, जब कार वगैरह हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। जो स्पीड कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, ये फोर्स की वजह से ही तो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। अब सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपने कभी बैलून को अपने दो पाम के बीच में रखना और उसे प्रेस करने की कोशिश करना, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये तो फोर्स की हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगर दोस्तों वो आपसे पूछ लेता है कि इसका सीजीएस में क्या यूनिट रहेगी, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट of uniform motion in a straight line until or unless it is the compelled by some unbalanced force to change that state is called। दोस्तों ये क्या है हमारा, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, देखो इस जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब जैसे इसमें कोई चीज़ अगर मान लो स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी फोर्स हम नहीं लगाते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बस में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो बस या कार चलना शुरू होती है तो हमें पीछे की तरफ हल्का सा लीन होना, मतलब पीछे की तरफ हमें थोड़ा झटका लगता है। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि जो कार जब मोशन में आती है उसके साथ साथ हमारा बॉडी का नीचे वाला पोर्शन भी मोशन में आ जाता है, बट जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है वो स्टैटिक रह जाता है। तो उससे क्या होता है, हम थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब सेम अपोजिट कंडीशन में क्या होता है, सपोज दैट हम गाड़ी हमारी चल रही है, अब एकदम से हम ब्रेक मारते हैं या उसे रोकते हैं तो हल्का सा हम आगे तरफ लीन हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हमने अपने व्हीकल रोका तो क्या हुआ, हमारा जो बॉडी का निचला वाला पार्ट है वो तो स्टैटिक हो गया, लेकिन हमारा जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो अभी भी मोशन में रह जाता है। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे तरफ झुक जाते हैं। तो ये एक जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसका एक एग्जांपल है। ऐसे कई एग्जांपल्स देके वो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि इसका कई बार एक फार्मूला पूछ सकते हैं, P इक्वल टू एम बी। ओके, तो एम यहाँ का हमारा मास होता है, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और वी क्या है, हमारी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि मोमेंटम की कई बार डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही हमारी मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ न्यूटन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब दोस्तों इसकी कई एप्लीकेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं आपसे। तो इसका क्या होगा, जैसे कई बार हम क्रिकेट खेलते समय कैच क्या करते हैं, बहुत नीचे की तरफ से नीचे पकड़ते हैं, ठीक है, जो कैच को नीचे हाथ करके पकड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी जो रेट है वो क्या है, हमारे फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, यही बोलता है। अब देखो जब हम नीचे की तरफ हाथ करके कैच पकड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है। जब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे तो फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा, यानी कि जो बॉल का इम्पैक्ट है वो हमारे हाथों में बहुत कम होगा। तो इसलिए हम जब हम नीचे की तरफ हाथ करके कैच को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में इम्पैक्ट बहुत कम होता है और कैच को हम इजीली पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सपोज दैट अगर ऐसे ही वो पूछ लेता है कि जब हम ज़मीन पर गिरते हैं तो हमें चोट क्यों लगती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ज़मीन पर गिर रहे होते हैं तो उस समय टाइम हमारा बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपने कराटे प्लेयर्स को भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक बार में ही कई बार ब्रेक्स को तोड़ देते हैं या फिर की जो आइस को भी तोड़ देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो कैसे पॉसिबल होता है कि वो क्या करते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट लेते हैं। जब उनका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा। जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो किसी भी चीज़ को ब्रेक करने में आसानी हो जाती है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, अभी मैं इसमें सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार की एक फार्मूला मिलेगा, F=ma, या m क्या है, मास है, a एक्सेलरेशन है और f क्या है, हमारा फोर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। दोस्तों अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था F=ma। ओके, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जैसे मास कितना दिया है हमारा 3, ओके, और फोर्स कितना दिया है 15। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, कि m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, F/a। ओके, तो देखो f की वैल्यू हमें कितनी दी है, फोर्स हमारा कितनी है 15, ठीक है, और क्या दिया है हमें, मास हमारा कितना दिया है 3 kg। जब हम इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंपिंग आउट ऑफ द बोट इज द एग्जाम्पल ऑफ। देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ये आपने सुना होगा कई बार। तो ये क्या है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। तो जब हम बोर्ड से जंप करते हैं तो वही जो लॉ है वो अप्लाई होता है, क्योंकि जब हम बोर्ड से जंप कर रहे हैं मान लो, तो हम अपने पैर से ज़मीन को धक्का दे रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया, और रिवर्स जो रिएक्शन हमें मिल रहा है ज़मीन से उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन यहाँ लग रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन है इसके जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जैसे इसकी तो कंडीशंस भी होती हैं कि जब भी ये फोर्स लगता है एक्शन रिएक्शन वाला, तो ये एक साथ दोनों बॉडी पे लगता है, जो दो बॉडी हैं उन पर एक साथ ही लगेगा। और दूसरा क्या है कि जो एक्शन का फोर्स एक बॉडी पे लगेगा, दूसरी पर रिएक्शन का लगेगा। मीन्स दैट एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन कभी नहीं लग सकते, या तो एक्शन लगेगा या रिएक्शन लगेगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कई बार इसके एग्जांपल्स पूछ लेगा कि मान लो आप वॉक कर रहे हो अर्थ पे, तो वो भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अगर पूछ लेगा कि जो मैग्नेट्स रखी होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही हो गया। स्विमिंग हम करते हैं तो एक्शन रिएक्शंस वाली उसमें भी होती है, जब हम हाथ आगे की तरफ फेंकते हैं तो वो भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं जिससे क्या होता है, हॉट गैसेस उसके पीछे निचले वाले पोर्शन से बाहर निकलती हैं, इजेक्ट होती हैं, तो उसकी वजह से रॉकेट्स हमारा ऊपर की तरफ उठता है। तो ये भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल्स को भी आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 0.03 kg इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 3 kg, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले शायद आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों वो होता क्या है कि सपोज दैट अगर कोई हमारी बॉडी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं जो कोलाइड हो रखे हैं, तो कोलाइड होने से पहले जो उनका मोमेंटम होगा और कोलाइड होने के बाद जो उनका मोमेंटम होगा वो हमेशा बराबर होता है। और सपोज दैट इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज दैट कोलाइड होने से पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है m1, ओके, और उसकी वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, और उसका दूसरी वाली जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ओके। ये हो गया कोलिजन होने से पहले। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, m2 कोलिजन के बाद की वेलोसिटी मान लेते हैं हम v2 और m1 v1, ओके, ये हम ले लेते हैं। अब देखो जो इनिशियल है, अब राइफ़ल की कंडीशन में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी बुलेट की और राइफ़ल की दोनों ही जीरो रहेंगी, तो u1 की वैल्यू भी हमारी जीरो हो जाएगी और u2 की भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमारी जीरो हो गई। अब बच के रही है m2 v2 प्लस m1 v1। हाँ, हमें दिया क्या क्या ये देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें दिया क्या है, बुलेट का वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया है तो मतलब हमें ऐसे मान के चल लेते हैं m1 की वैल्यू दे दी हमें। अब इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है 100, मतलब v1 भी दे दिया, m1 v1 यहाँ हम लिख देते हैं, m1 दे दिया हमें और ये v1 दे दिया। अब ये 3 kg मतलब m2 भी हमें दे दिया, ओके। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब m2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3, ये हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और v2 की वैल्यू हमें क्या करना है, ड्राइव करना है, प्लस m1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.03, ओके, ठीक, ये भी ठीक है। और v1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 100, ठीक है। जब 0.03 को हम 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3v2, और ये इक्वेशन तो हमारी जीरो हो ही गई है, तो इसके बराबर में क्या चल रहा है हमारा जीरो चल रहा है। जब ये 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3v2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा -3, ओके, -3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हमारी v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है -1 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि जब हम बंदूक को चलाएंगे तो जो हमारा फोर्स होगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब बंदूक थोड़ी पीछे की तरफ आ जाएगी, ओके। तो जो माइनस है वो नेगेटिव फोर्स को शो करता है बस। नेक्स्ट इज वाई इन द मोस्ट ऑफ द मशीन बॉल बेयरिंग आर यूज्ड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों इसका सही आंसर है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर वो स्टैटिक है तो स्टैटिक रहेगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसे हमें स्टैटिक में लाना है, हमने जैसे कार का एग्जांपल लिया था, तो हम क्या करेंगे, उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट एक किसी प्रकार का फोर्स ही तो वो वर्क कर रहा है वहाँ पर। जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या है, हमारा एक फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी रुक जा रही है, तो यही हमारा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन के हमारी लाइफ में कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे हम जो अपने ज़मीन पे चल रहे हैं वो भी हम किस पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। अपनी पेन से हम राइटिंग कर पा रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अब कुछ लॉसेस भी हैं, जैसे ये इसी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि बॉल बेयरिंग का हमें यूज़ करना पड़ता है। कई बार जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शंस, ओके। तो ये सब इसके फ्रिक्शंस के प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दीज आर द ऑप्शन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी, पास करो। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर
स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पास्कल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो भी हम और अच्छे से बनाएं और पूरे सीजी कैट एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस आ रहा है उसको हम कंप्लीट करें। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।